हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज प्रैक्टिस टेस्ट में हम करने वाले हैं 2007 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। देखिए अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हम प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं, फटाफट रिवीजन। हमें देखना है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमें कितना आता है, और अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो हम उसको फटाफट से दूर कर लें। देखो ये जो प्रैक्टिस टेस्ट हम कर रहे हैं इसको लगाने का एक तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें याद हो जाएगा जो जो चीज़ें पीछे आती हैं, और जो जो पीछे आई हुई हैं चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जो MPPCS के एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले आए हुए होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, मैंने पहले भी आपको कई बार ये बात बोली है कि अगर हम सिर्फ एक किसी स्टेट की बात करें तो ऐसा नहीं, अगर एक कोई चीज़ किसी स्टेट में इंपॉर्टेंट होती है तो वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, लोकल एक्ट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन बाकी सारी चीज़ों में भी वहाँ पर वो जो की इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होती है। मीन्स अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। इस तरीके से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो तो सभी स्टेट में रहेंगी, लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस टेस्ट लगाने का ये हमारा जो पर्पस होगा वो हमें चीज़ें एकदम टिप्स पे हो जाएंगी। तो आप मेरे साथ ज़रूर देखिए करिएगा कि हम क्या प्रैक्टिस टेस्ट में क्या क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। 2007 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट एडमिसिबल विदाउट फॉर्मल प्रूफ। अब देखो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो फॉर्मल प्रूफ के बिना, जिसको हम एडमिसिबल नहीं करेंगे। एडमिटेड डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, रिपोर्ट ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ द फिंगरप्रिंट ब्यूरो। तो इनमें से कौन है जिसके डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल नहीं किया जा सकता, जो जिसका डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है फॉर्मल प्रूफ हुए बिना? तो ये है मेडिकल रिपोर्ट। अगर इसको फॉर्मली प्रूफ नहीं किया गया तो ये एडमिसिबल नहीं होता है। मेडिकल रिपोर्ट को फॉर्मली जो है प्रूफ किया जाना ज़रूरी है, तभी ये एडमिसिबल होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू। तो इनमें से क्या सही नहीं है? मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ कंप्लेंट इज एब्सेंट ऑन डेट ऑफ हियरिंग। अगर जिसने कंप्लेंट की है वही व्यक्ति अगर नहीं हो उस दिन जहाँ पर जब हियरिंग होनी है, तो क्या मजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं? किस केस में? ऑफेंस कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बिफोर चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड, प्रोविजन वुड बी एप्लीकेबल फॉर कंप्लेंट केस एंड पुलिस केस बोथ। तो कौन सा आंसर इसके अंदर सही होगा? इसका आंसर सही होगा, मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकते हैं एक्यूज को अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट होता है उस दिन जबकि हियरिंग होनी थी। हियरिंग वाले दिन पर अगर एक्यूज्ड की हियरिंग हो रही है और कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाता है तो क्या होगा? मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन केसेस में सिर्फ कंपाउंडेबल केस में, सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल केस में, या चार्ज फ्रेम होने से पहले ही, या फिर प्रोविजन जो होंगे वो कंप्लेंट केस और पुलिस केस दोनों पे एप्लीकेबल होंगे। तो इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, दोनों पे एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 249। नेक्स्ट में चलते हैं, व्हेन ए श्योरिटी टू ए बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फोर्टिफाइड, द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर एक श्योरिटी है, किसका? श्योरिटी बॉन्ड का, वो मर जाता है बॉन्ड के फॉरफिटेड होने से पहले, तो इस केस में लायबिलिटी किसकी बैठेगी? वो जो बॉन्ड की लायबिलिटी होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज नहीं होगी क्योंकि श्योरिटी की डेथ हो गई। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो कितना पोर्शन को रेमिट करते हैं, या इस तरह का कोई प्रोविजन जो है नहीं है, तो शैल बी डिस्चार्ज। वेर ए श्योरिटी टू ए बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फोर्टिफाइड, द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड शैल बी डिस्चार्ज। जब श्योरिटी की मृत्यु हो जाएगी तो लायबिलिटी होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। As soon as the judgment or final order disposing of a case is signed, जैसे ही, जो ही एक जजमेंट या फाइनल ऑर्डर बनता है केस का, साइन हो जाता है डिस्पोज करने के लिए, तो कोर्ट अल्टर कर सकती है सेंटेंस, रिव्यू कर सकते हैं जजमेंट, करेक्ट कर सकते हैं क्लरिकल एरर, या मे बिगन रीट्रायल ऑफ द केस, केस की रीट्रायल को कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है एक क्लरिकल एरर को करेक्ट कर सकते हैं। जजमेंट देने के बाद तुरंत के तुरंत बदल देना नहीं होगा, रिव्यू करना नहीं, मे बिगिन रीट्रायल नहीं, करेक्ट कर सकते हैं क्लरिकल ऑर्डर को, क्लरिकल एरर को। और इसके लिए जो है प्रोविज़न दिया गया है 362 में। 362 ऑफ CRPC कहता है कि जो है कोई भी जो कोर्ट होंगे वो जब साइन हो जाएगा जजमेंट या फाइनल ऑर्डर केस के डिस्पोज होने वक्त, वो अल्टर नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे और जो है केस को, हाँ एक्सपेक्टेड जो इसकी एक्सेप्शन दी है, एक्सेप्शन ये है कि वो करेक्ट कर सकते हैं क्लरिकल या अरिथमेटिकल एरर को, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब रिव्यू नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते सेंटेंस को। अपील इन केस ऑफ एक्विटेबल बाय मजिस्ट्रेट मे लाई इन।
तो जो भी अपील होगी एक्विटल की, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक्विटल की जो भी अपील होगी मजिस्ट्रेट की वो कहाँ जाएगी। मजिस्ट्रेट जब भी किसी व्यक्ति को, एक्यूज्ड को एक्विटल करते हैं तो उस केस में वो अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सीजीएम की कोर्ट में, नो अपील लाए। तो इसका सही उत्तर है वो जाएगी सेशन कोर्ट में, सेक्शन 378। ये हम बार बार कर चुके हैं क्वेश्चन। What is the limit of section 468 of CRPC for taking cognizance in a case of defamation? तो ये भी हम पहले करे हैं। तो डिफेमेशन के केस में जो कॉग्निजेंस लेने का काम है, मतलब कितने दिन के अंदर अंदर जो है कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, उसका जो सही उत्तर है 3 साल। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है, सिर्फ MPPCSG में नहीं और स्टेट्स के एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये देख लेना 468 CRPC के केस में कॉग्निजेंस लेना है, किसमें, कौन सा केस है, डिफेमेशन का। तो उसके लिए जो लिमिटेशन है वो कितनी है, 3 ईयर्स है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट प्रूव्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो नोट प्रूव्ड का क्या मतलब होता है, नोट प्रूफ का मतलब फटाफट से, ये फटाफट याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता होनी ही चाहिए कि ना तो जो प्रूव हुआ है ना जो डिसप्रूव हुआ है होता है, वो है नोट प्रूफ। ठीक है, फिर आता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए के पास को एक्यूज किया गया है बी के मर्डर का, उसको मार के, मतलब उसने वो पीटा, उसको ऐसे पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। व्हाट इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस, तो एविडेंस के तौर पे उसके खिलाफ क्या चीज़ एडमिसिबल नहीं होगी। वट एवर वॉज सेड बाय ए और बी और बाय स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग, तो जो कुछ भी ए ने कहा या बी ने कहा वो नहीं है एविडेंस के तौर पे लेंगे, जो आसपास खड़े थे उन्होंने जो कहा वो नहीं हम लेंगे। तो ये उत्तर तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसको। तो ये एक्सेप्शन के तौर पे करता है, और शायद अगर आपको ढंग से पढ़ा हो आपने तो आपको पता होगा एक्सेप्शन क्या कहती है। ए हैज़ इंटेंशन फॉर मर्डर ऑफ बी, तो उसके इरादा था बी का मर्डर करने का, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मार्क्स ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन ए एंड बी, ग्राउंड पे जो दोनों का स्ट्रगल हुआ हो मारपीट के दौरान, उसके जो मार्क्स होंगे वो एविडेंस के तौर पे बिल्कुल हो सकते हैं। ए इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर, ए जो एक व्यक्ति है वो बैड कैरेक्टर का है, तो ये इररेलेवेंट है। तो ये जो ऑप्शन है ये वाली बात सही है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर्स इररेलेवेंट है। एक्सेप्शन क्या है इसकी, इन रिप्लाई अंडर सेक्शन 54 के जो रिप्लाई है उसके छोड़कर छोड़ दिया जाए तो प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होते हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट और मेक्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी फैक्ट इन इशू और ए रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट वैसे तो रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट हो जाते हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट होते हैं या फिर वो हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल हो जाते हैं कोई फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को बनाते हुए, तो वो कैन नॉट बी रेलिवेंट। अंडर सेक्शन 11 के अंदर रेलिवेंट हो सकते हैं, 9 के अंदर रेलिवेंट हो सकते हैं, 7 के अंदर रेलिवेंट हो सकते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि सेक्शन इसका जो आता है वो होता है 11 की फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट और मेक्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अगर वैसे तो वो रेलिवेंट नहीं है लेकिन अगर वो जो प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कोई भी फैक्ट इन इशू है कोई रेलिवेंट फैक्ट है उसके साथ वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं या फिर हाईली प्रोबेबल हो जाते हैं या फिर वो इस तरीके से बनाते हैं, इम्प्रोबेबल बना देते हैं किसी फैक्ट इन इशू को, रेलिवेंट फैक्ट को, तो फिर वो रेलिवेंट हो जाते हैं। फिर ए रस्टिक वुमेन इन apprehension of assault and maltreatment makes a confession for murder of her mother-in-law at the village panchayat. Whether this confession is admissible as extrajudicial confession, inadmissible due to involuntariness, as a supporting evidence to the fact disposed by the other witness, या partly admissible. तो इसमें कह रहे हैं कि ए रस्टिक वुमेन रस्टिक है, एप्रीहेंशन उसको लगता है कि मेरे साथ असोल्ट हो सकता है, मॉल ट्रीटमेंट हो सकता है, वो एक कन्फेशन देती है कि फॉर मर्डर ऑफ हर मदर इन लॉ एट द विलेज पंचायत। वेदर दिस कन्फेशन, क्या उनके कन्फेशन को एडमिसिबल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इनवॉलंटरीनेस में देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रोविजन सेक्शन 32 क्या बात करता है, डाइंग डिक्लेरेशन की। ठीक है, ऑफ एविडेंस एक्ट आर अट्रैक्टेड वेयर व्हाट इज नॉट ट्रू, कब जो होगा वो अट्रैक्टेड होते हैं और कब नहीं होते हैं। द कॉज ऑफ डेथ इज रिक्वायर्ड टू बी एसर्टेन, उसको पता होना चाहिए 32 से कि भाई हाँ पता चल रहा है कि उसका जो रीज़न रहा होगा वो डेथ का ये रहेगा। द डिसीज स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ, जो डिसीज पर्सन है
उसकी जो उसने स्टेटमेंट बनाया डाइंग डिक्लेरेशन करते हुए वो उसकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड था। टू सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड विद द डेथ वर्बल स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज नॉट ट्रू, इस केस में ट्रू क्या नहीं है, तो इस केस में ट्रू नहीं है, वर्बल स्टेटमेंट एडमिसिबल होते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। What type of secondary evidence relating to public documents may be given? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जब बात कर रहे हैं तो कौन कौन से सेकेंडरी एविडेंस जो है वो दिए जा सकते हैं। ओरल एविडेंस अबाउट कंटेंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, फोटोस्टैट कॉपी या रिटन एडमिशन। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा बनता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। जब भी कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है उनका एविडेंस लेके आना है, सेकेंडरी एविडेंस लेके आना है, तो कैसे आएगा, जो कॉपी सर्टिफाइड होगी वो मान ली जाएगी कि वो क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे हैं वो जो मान लिया जाएगा उनको एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल किया जाएगा। What is not true about the mode of proof for a will? तो जब विल को जो है वो प्रूफ करना हो, मोड जो है प्रूफ करना हो विल का, तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, या हम बात करें जब विल को प्रूफ करना है तो उस केस में क्या चीज़ होगी वो सही नहीं होगी। वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट टू बी एग्जामिन, कम से कम एक विटनेस होना ज़रूरी है विल को प्रूफ करने के लिए, तो ये बात तो सही है। नॉट नेसेसरी टू कॉल एनी अटेस्टिंग विटनेस इफ विल हैज़ बीन रजिस्टर्ड, अगर विल रजिस्टर्ड हो गई है तो किसी भी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना ज़रूरी नहीं है, ये गलत है, विटनेस तो आएगा कम से कम एक। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। नो प्रूफ रिक्वायर्ड इफ इट इज़ एडमिटेड बाय एन हायर ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, तो अगर एग्जीक्यूटेंट ने के हायर ने उसको एडमिट कर लिया तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं। ठीक है। वेयर अटेस्टिंग विटनेस नोट फाउंड, हैंड राइटिंग ऑफ अटेस्टिंग विटनेस एंड सिग्नेचर ऑफ एग्जीक्यूटेंट मस्ट बी प्रूफ। जी, तो नो नेसेसरी टू कॉल अटेस्टिंग विटनेस इफ विल हैज़ बीन रजिस्टर्ड, तो इस केस में कह रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है, रजिस्टर्ड है तो वन विटनेस तो अटेस्ट तो चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रिज्यूम्ड इफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी ओल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमने डॉक्यूमेंट को बताना है कि भाई हाँ एग्जीक्यूट हुआ था डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कितना ज़्यादा जो है पुराना होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है प्रिज्यूम, तो अगर ये मानना है कि हाँ वास्तव में इस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ होगा, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट हुआ होगा जिसका कि एग्जीक्यूशन हुआ हो, वो डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए ये मानने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रिज्यूम करने के लिए डॉक्यूमेंट का कितना पुराना होना ज़रूरी है, 30 ईयर्स और सेक्शन 90। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु मे नॉट टेस्टिफाई, तो किसको टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता, एन एम्प्लॉयज हाँ, चाइल्ड हाँ, डम पर्सन हाँ, ल्यूनेटिक हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड टू गिव ए रैशनल आंसर, ये वाला सही है, उनको टेस्टिफाई नहीं कर सकते जो कि नहीं समझ सकते हैं कि क्या बात सही है या क्या हम कह रहे हैं, जो क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जा रहे हैं और वो समझते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर क्वेश्चन पुटअप करने के बाद वो नहीं समझते तो फिर उन्हें टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 118 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन है ये कहता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो कॉम्पिटेंट हैं टेस्टिफाई करने के लिए, लेकिन अगर वो एविडेंस नहीं दे सकते, वो उन्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, हो सकता है उनकी एज बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हो, मतलब बहुत वृद्धावस्था में हो वो, या फिर टेंडर एज में हो, मतलब अभी उनके एज के शुरुआती ईयर्स हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी नहीं समझ सकते हैं, या कोई बीमारी है या फिर इस तरह का केस है, तो उस केस में जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई होने के लिए। ठीक है, ल्यूनेटिक को माना तो गया है कि वो टेस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जब उनको जो पूछा जा रहा है वो समझ सकता है, अगर नहीं पूछा जा सकता तो फिर वो नहीं आएंगे इसके अंदर। वॉट इज नॉट ट्रू, तो इसमें सच क्या नहीं है, विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है उसके प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में जो उसने लिख के दिया था। लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन को क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन, तो जो पर्सन जिसको डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा गया था उसे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, नहीं, ये आंसर है जो है वो गलत है, सच नहीं है। जिस पर्सन को डॉक्यूमेंट लाने के लिए बुलाया गया है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेकर के आएगा, बिना उसको एज ए विटनेस बुलाए
जो है उससे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता है। और ये जब मैंने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया था तो इस बात को बिल्कुल एम्फेसिस करके ये भी समझाया था कि इस चीज़ को याद रखिएगा कि पर्सन जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जाता है उसे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस परमिशन ना ली जाए कि हमें इसको भी विटनेस के तौर पे लेना है और इससे क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। और हमारा जो इसका सेक्शन है 139। ठीक है। अब प्रिविलेज डॉक्यूमेंट क्या है? प्रिविलेज डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इसके अंदर सेक्शन जो है। स्टेटमेंट इज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। प्रिविलेज कम्युनिकेशन कह रहे हैं कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट इनमें से क्या है? एनी कम्युनिकेशन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, द एक्सीडेंट रजिस्टर्ड केप्ट बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, ए डिफेमेटरी इम्पुटेशन अबाउट ए पर्सन इन द इंस्ट्रक्शंस टू एन एडवोकेट। तो डिफेमेटरी इम्पुटेशन अगर एक व्यक्ति के ऊपर बनाए जाते हैं इन द इंस्ट्रक्शन टू एन एडवोकेट, वो आएगा प्रिविलेज डॉक्यूमेंट में। ठीक है। अभी कोई बात हम अपने वकील को बताते हैं तो वो किस में आती है? सब बातें आती हैं किस में? प्रिविलेज कम्युनिकेशन में, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है वो सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं, थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिविल डेथ में बी प्रिज्यूम्ड इफ इट इज प्रूव दैट वन हैज नॉट बीन हियर्ड फॉर। तो एक व्यक्ति की मृत्यु सिविल डेथ कब मान ली जाएगी? कुछ मतलब कितने टाइम हो गया उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, तो ये जो है वो 7 साल का टाइम पीरियड है। अगर उसके बारे में नहीं सुना है तो वो 108 है। ठीक है। फिर आता है व्हेन डिड एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 बिकम एप्लीकेबल। ये एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 कब आया था? ये आया था 13 दिसंबर 1961। कब आया था? 13 दिसंबर 1961। What is not included in accommodation as defined under MP Accommodation Control Act? क्या इसमें से accommodation में नहीं आएगा? पार्ट ऑफ बिल्डिंग, गार्डन, गैरेज, गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग जो है वो accommodation में नहीं आएगी। ए लैंडलॉर्ड कैन इंक्रीज द स्टैंडर्ड रेंट पर ईयर। एक लैंडलॉर्ड कितना जो है स्टैंडर्ड रेंट जो है वो चेंज कर सकता है? वो है 10%। B is a tenant in a shop of landlord A, situated in the city of Gwalior for the last 11 years. Court has passed a decree of eviction. What compensation shall be paid by landlord? एक टेनेंट है B नाम का जिसने की शॉप ले रखी है A की, जो कि ग्वालियर सिटी में है और ये उसको किराए पे लेते हुए 11 साल हो गए। अब कोर्ट ने एक डिक्री पास की कि आप जो है ये दुकान खाली कर दीजिए। अब लैंडलॉर्ड क्या कंपेंसेशन देगा टेनेंट को या फिर नहीं? अब इसमें देखो ऑप्शन क्या है। नॉट लायबल टू पे एनी कंपेंसेशन, इक्वल टू डबल द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट, दिस इज द ट्रुथ। मतलब उसको पे करना पड़ेगा इक्वल टू डबल द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट, जो एनुअल स्टैंडर्ड रेंट है उसके डबल करते हुए अमाउंट को। फिर आता है व्हाट इज नॉट करेक्ट। लैंडलॉर्ड रिकवर्ड possession of any accommodation in pursuance of a decree on the ground of bona fide requirement for self residence। मुझे खुद को रहना है, बोनाफाइड है, गुड फेथ में कर रहा है काम, और जो है उन्होंने रिकवर किया, रिकवर द पोजेशन ऑफ एनी अकोमोडेशन इन परस्यूंस ऑफ ए डिक्री। डिक्री उसको उनके फेवर में आई थी, उसके बाद जो है उन्होंने ये पोजेशन लिया। देन ही विदाउट द परमिशन ऑफ द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, तो वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की परमिशन के बिना कब तक जो है उसको रिलेट नहीं दे सकते, कभी भी नहीं देंगे, नहीं दे सकते 6 महीने के अंदर अंदर। शैल नॉट रिलेट द अकोमोडेशन विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर तक नहीं दे सकते या 2 साल तक नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखो इसका आप उत्तर मुझे खुद देंगे क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको हम बार बार ये पढ़ रहे हैं, तो कब तक वो टाइम पीरियड चलता है कि वो जो है बिना रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के जो है वो नहीं दे सकता रेंट पे। ये जरूर अब मुझे आंसर ना आप बताने शुरू करें क्योंकि हम ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार करें। अगर अभी तक आपने याद नहीं किए ना इन आंसर्स को तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम के दिन कम रह गए तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। On being repaired and constructed the accommodation in pursuance of a decree on the ground for repairing and reconstruction of the accommodation, in how much time a tenant may recover possession of the accommodation। तो अब उसने ये कहा कि जो है मुझे जो था उसने कहा कि डिक्री लाना है कि भाई रिपेयर कराना है, रिकंस्ट्रक्शन कराना है अकोमोडेशन का, तो कितने टाइम के अंदर अंदर टेनेंट जो है पोजेशन को अकोमोडेट कर सकता है? 2 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर, 3 या 6 महीने के अंदर अंदर। तो उसका सही उत्तर बैठेगा
1 महीने के अंदर अंदर। ऑन बीइंग रिपेयर, जब रिपेयर हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा अकोमोडेशन का, क्योंकि उस रिपेयर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए कहा था, लैंडलॉर्ड ने कहा था, तो कितने टाइम के अंदर अंदर वो होने के बाद, ये रिपेयर होने के बाद वो जा सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर बाद वो जो है पोजेशन ले सकता है। A landlord cannot recover possession under section 20 of MP Accommodation Control Act 1961। तो इनमें से कौन सा ऐसा केस है जब वो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग वो जो है रिकवर नहीं कर सकता पोजेशन? द टेनेंट हैज सीज टू बी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, जब वो उसके अब जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं, मतलब उसके यहाँ नौकरी नहीं करता। टेनेंट हैज़ कंट्रावेंट द अग्री टर्म, जो टर्म्स थी जो उन्होंने आपस में तय करी थी वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। The accommodation is required bona fide by the public institution for the furtherance of its activities। तो अब किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को चाहिए एक्टिविटीज़ के लिए। द टेनेंट हैज़ नॉट पेड द रेंट, या फिर टेनेंट ने जो है रेंट पे नहीं करा। तो उसका सही उत्तर आएगा टेनेंट ने अगर रेंट पे नहीं किया। Rent controlling authority shall decide as far as may be an application under section 23A MP Accommodation Control Act within the following time। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जब सेक्शन 23A के अंदर प्रोसीडिंग आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है, तो वो कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो जो ये जो एक्ट होगा, एप्लीकेशन होगी, उसको डिसाइड करेंगे। 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 मंथ या फिर 12 मंथ्स। तो इसका सही उत्तर बैठेगा 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो डिसाइड करेंगे एप्लीकेशन को। रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी शैल बी। तो जो रिवीजन देना होगा, मतलब ऑर्डर का जो भी ऑर्डर आया है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का, उसका जो रिवीजन जाएगा वो कहाँ जाएगी, मतलब रिविजनल पावर किसके हाथ में है? तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाई कोर्ट के पास। बताना। अच्छा चलो ठीक है, हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, कलेक्टर के पास या कमिश्नर के पास? बताओ, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आया तो उसकी अपील जो है वो कहाँ जाएगी? रिवीजन के लिए। अपील के लिए नहीं पूछा मैंने, रिवीजन के लिए पूछा। रिवीजन के लिए कहाँ जाएगी? तो रिवीजन बताना आप, ठीक है। लैंडलॉर्ड हैज़ विदाउट द सप्लाई ऑफ वाटर टेनेंट कैन सबमिट कंप्लेन बिफोर होम। तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, विदहोल्ड कर दिया है, सप्लाई काट दी है पानी की। तो अब टेनेंट किसके पास जाए कंप्लेन लेके? ये पढ़ चुके हो ना, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास। जब भी कोई भी एमिनिटी की जो है विदहोल्ड कर दिया था सप्लाई को, तो वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाती है एप्लीकेशन, कंप्लेंट। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट शैल बी ट्राइड बाय। तो कोई भी अगर ऑफेंस होगा एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में, तो वो कौन ट्राई करेगा? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। बार बार पढ़ रहे हैं हम कुछ चीज़ें। तो Landlord files a suit for eviction on the ground of bona fide requirement for self-resident, he must send notice to tenant। तो अब उसे bona fide है, उसकी भाई नीड है, मुझे चाहिए है, तो कितने दिन का नोटिस, कितने टाइम का नोटिस, कितने महीनों का नोटिस उसको देना होता है? 1 महीने पहले जो है नोटिस दे, वो याद रखना, 1 महीने पहले bona fide रिक्वायरमेंट के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में बी ट्रांसफर्ड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है? मियर एजमेंट, मतलब सिर्फ केवल ईजमेंट की प्रॉपर्टी को। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, इमूवल प्रॉपर्टी में राइट टू सो। अब देखो, मे बी ट्रांसफर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, तो इमूवल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। इट ट्रांसफर्स ₹5,000 टू हिज नीस बी इफ शी विल डिजर्ट हर हस्बैंड, द ट्रांसफर इज। बताओ भैया, तो अपनी जो है हस्बैंड को छोड़ दो, 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो क्या बात है, बहुत ही गलत है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वॉइड हो गया। A transfer ₹5,000 to B on condition that he shall marry with the consent of C, D and E. E dies, B marries with the consent of C and D. Is it deemed that? देखो, A ने ट्रांसफर करे 5,000 रुपये B को इस कंडीशन पे कि वो मैरी करेगा C से, D और E की परमिशन से, ठीक है। D कंसेंट C की होगी, D की होगी और E की होगी। अब E जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, B करता है मैरिज किसकी कंसेंट से? सी और डी की। तो अब ये क्या हुआ? अब देखो, वो व्यक्ति मर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इलिस्ट्रेशन भी है, हमारे सेक्शन 26 का ये इलिस्ट्रेशन भी है। अब वो मर गया, तो देखो उसने क्या किया, कंडीशन फुलफिल कर दी, जी कर दी। उससे मरे से तो नहीं ला सकता ना, बाकी दोनों से तो ली है ना। तो बी हैज़ फुलफिल द कंडीशन, उसने कंडीशन पूरी की है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वो खराब नहीं कर सकता। ए हिंदू हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी सेल्स टू सी 3 fields X, Y and Z रिप्रेजेंटिंग दैट ए इज ऑथोराइज टू ट्रांसफर दीज फील्ड। ये भी ना इलस्ट्रेशन है, ये भी एक इलस्ट्रेशन है हमारे सेक्शन 43 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, सेम एज इट इज।
लिखा हुआ है कि एक हिंदू मतलब थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, तो लेकिन है यही कि एक हिंदू जो है वो सेपरेट है अपने फादर से, जो है तो वो अपने फादर से जो है सेपरेट है, तो अपने बी जो फादर है उसके सेल्स टू सी 3 फील्ड, तो सी को 3 फील्ड भेजता है। कौन कौन से फील्ड है? फील्ड एक्स, फील्ड वाई, फील्ड जी। अब ये कहते हुए ए को दैट ए इज अथोराइज टू ट्रांसफर दिस फील्ड, कि वो जो है तीनों फील्डों को बेचने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जो है वो अथोराइज्ड है। जी डज नॉट बिलोंग टू ए बट ऑन बीज डेथ ए एज देयर obtains जी, सी डिड नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब कह रहे हैं कि जी से का खेत नहीं था, वो ए बी सी 3 खेत थे जिसमें से ए और बी जो तक खेत था, जो बात कर रहे हैं ए मतलब से यहाँ पर एग्जांपल में दिया एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड 3 के जो खेत थे उनमें से एक्स और वाई जो है वो दोनों खेत किसके थे? दोनों खेत ए से थे। जब उनका बंटवारा हुआ पिता पुत्र का, पिता पुत्र कौन है? ए और बी है, ठीक है। तो अब ए और बी पिता पुत्र है, जब उनका बंटवारा हुआ तो एक्स और वाई तो हैं ए के थे और जी खेत बी का था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाएगी बी की, तब उसके पास ये जाने उससे पहले उसने जो है खेत किसी को बेच दिया और कह दिया ये तीनों मेरे हैं। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनफ्रक्शस, सी में रिक्वायर ए टू डिलीवर जी टू हिम, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सिबल। तो इसका सही उत्तर है कि सी में रिक्वायर ए टू डिलीवर जी टू हिम। तो भाई अब तो आ गई ना प्रॉपर्टी, और पिता की डेथ भी हो गई, तो अब दे दो। A owing half share and B and C each a quarter share of Moza Sultanpur exchange 1/8 share of that Moza for a quarter share of Moza Lalpura. There being no agreement to contrary, A is entitled to an 1/8 share in Lalpura and B and C each is entitled to. ये भी इलिस्ट्रेशन है सेक्शन 46 का, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि ए के पास आधा शेयर है, कितना है? आधा, और ये तो ए का हो गया, और जो हमारे बी और सी हैं उनके पास, दोनों के पास शेयर है कितना? क्वार्टर शेयर ऑफ मोजा लालपुरा। ए के पास आधा है और बी और सी के पास क्वार्टर शेयर है किसका? मोजा सुल्तानपुर एक्सचेंज का। अब कह रहे 1/8 शेयर ऑफ दैट मोजा फॉर ए क्वार्टर शेयर ऑफ मोजा लालपुरा। देयर बीइंग नो एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी उनके बीच में नहीं हुआ था कि भाई इससे रिलेटेड जो चल रहा है हमारे बीच में ही होगा। ए इज एंटाइटल टू एन 1/8 शेयर इन लालपुरा एंड बी एंड सी इच इज एंटाइटल। तो इस केस में जो इस पूरी ये जो हमारी मोजा सुल्तानपुर एक्सचेंज है उस केस के अंदर किसको कितना शेयर मिलेगा? इसमें देखिए 1/16 शेयर मिलेगा। ये इलिस्ट्रेशन है हमारे सेक्शन 46 का। क्योंकि ए क्या करता है, देखो फिर से देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखते हैं। ए के पास आधा शेयर है, बी और सी के पास क्वार्टर शेयर है किसका? मोजा सुल्तानपुर है ना, मोजा सुल्तानपुर का। तो एक जो है सुल्तानपुर का, ए के पास आधा शेयर है, बी और सी के पास क्वार्टर शेयर है, तो वो एक्सचेंज करता है 1/8 शेयर ऑफ दैट मोजा फॉर ए क्वार्टर शेयर ऑफ मोजा लालपुरा। मतलब अपनी एक जगह का शेयर जो उसके पास है ना सुल्तानपुर का, उसको जो है वो एक्सचेंज कर लेता है लालपुरा के साथ में। देयर बिन नो अग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी, तो क्या है उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है? अग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी कोई ऐसा नहीं है उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ हो। तो ए इज एंटाइटल टू एन 1/8 शेयर इन लालपुरा एंड बी एंड सी ईच इज एंटाइटल टू। तो अब इस केस में जो लालपुरा की बात करें, यानी कि तीनों लोग जो हैं उनके बीच में जो लालपुरा है या चाहे सुल्तानपुरा है, उनके बीच में जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सेदारी रही होगी ना, वो इस शेयर में रही होगी, हाफ क्वार्टर शेयर। तो अगर जो ए है उसके पास जो लालपुरा था उसका अगर शेयर आ जाता है, कितना कितना ले रहा है वो? 1/8 शेयर ऑफ दैट मोजा फॉर ए क्वार्टर शेयर ऑफ मोजा। क्वार्टर शेयर लेके अपना 1/8 इनको देके और 1 क्वार्टर शेयर इसका ले लिया। तो अब कह रहे हैं कि उनके पास कितना आ गया? उनके पास कितना आ जाएगा? 1/16 शेयर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा कम आता है क्वेश्चन एग्जाम में, हाँ सच में कम आता है, ठीक है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट देयर टू द ट्रांसफर शैल बी। अगर कोई सूट जो है वो भी पेंडिंग है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो ट्रांसफर क्या होगा? वो ट्रांसफर अफेक्टेड सब्जेक्ट टू द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा। और सेक्शन 52 जो कि पेंडेंसी और सूट की बात करता है, लिस्पेंडेंस, ठीक है।
What is not correct? The liabilities of the seller is that he is to disclose to the buyer any material defected in the property. Correct इनमें से क्या नहीं है? तो सेलर की लाइबिलिटी बनती है कि वो डिस्क्लोज करे बायर को जो भी अगर मटेरियल डिफेक्ट हो प्रॉपर्टी में, हाँ या नहीं? ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? टू प्रोड्यूस टू द बायर फॉर एग्जामिनेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, सारे डॉक्यूमेंट दिखाने बनती है कि नहीं बनती? बनती है. Note to answer to the best of his information all the relevant questions put to him by the buyer in respect of the title. buyer कुछ भी पूछता है उसका जवाब नहीं देना, ये गलत है, ठीक है ना. To give possession to the buyer as it nature admits, जो भी नेचर में होगा, मतलब जिस तरीके से उनके बीच में तय हुआ होगा, क्योंकि सेलिंग में जब सेल होती है, जब यहाँ पर हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू, तो उसमें इसमें क्या होता है, जो भी दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है चीज़ें जो है सेट होती हैं, सेल होती है. तो ये बाकी के हमारे ऑप्शन ठीक है, ए बी और डी, सी जो है करेक्ट नहीं है. भाई हर इन्फॉर्मेशन उसको बतानी पड़ेगी जो उसको पता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं. यह है वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज 100 रुपीज ए मॉर्गेज अदर देन ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल लीड्स. व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट इट? कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल मनी है जो वो सिक्योर, कितनी है, सिक्योर्ड है 100 रुपीज़ ए मॉर्गेज. वो मॉर्गेज कौन सी नहीं है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स नहीं है, बाकी और कोई मॉर्गेज की बात कर रही है. और कितने रुपए सिक्योर है? 100 रुपीज़. तो कह रहे व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट इट? मस्ट बी साइन बाय द मॉर्गेजर, तो मॉर्गेजर के द्वारा साइन होना जरूरी है. मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, कैन बी अफेक्टेड बाय ओरल अग्रीमेंट, मस्ट बी बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. क्या कह रहे हैं? वे द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज 100 रुपीज़. जब 100 रुपये है तब क्या होना चाहिए? जब 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तो हर जो बात कर रहे हैं मॉर्गेज की वो कैसी होनी चाहिए? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होनी चाहिए. Mortgage property in possession of the mortgagee has during the continuation of the mortgage received any accession upon redemption in the absence of a contract to contrary. ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, मॉर्गेजी के पास थी, और जब मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी थी तो उसमें एक्सेशन हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया. जब रिडीम किया जाएगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी को तो उस केस में क्या होगा? और उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी नहीं हुआ. मतलब जो सेक्शन हमें कह रहा है, कौन सा सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 63. सेक्शन 63 कह रहा है कि अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो जो कंडीशन हम पढ़ेंगे अभी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट कुछ कॉन्ट्ररी कह रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये चीज़ फॉलो होगी. क्या होगी? हु शैल बी इंटाइटल टू सच एक्सेशन? मॉर्गेजी, मॉर्गेजर, मॉर्गेजियर, मॉर्गेजर इन इक्वल शेयर इन एन ऑफ द अबव. तो ध्यान रखना, जो एक सेशन होगा, जो भी बढ़ा हुआ हिस्सा होगा, मतलब जैसे अगर एक लैंड थी, प्रॉपर्टी थी, तो फिर उसके बाद में सर्वे हुआ, तो सर्वे होने के बाद में जो है उसको लैंड में और हिस्सा जो है जोड़ दिया गया, तो वो हिस्सा मॉर्गेजी का थोड़ी ना आएगा, वो हिस्सा मॉर्गेजर का ही रहेगा. हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि अगर उसको यूसीफ्यूचरी मॉर्गेज था तो उसमें वो कुछ बेनिफिट उसको और मिलते थे, तो वो बेनिफिट वो रिसीव करेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉर्गेज. लेकिन वो हिस्सा किसका होगा एक्चुअली? रिडेम्पशन पे कहाँ जाएगा? वो मॉर्गेजर के पास जाएगा. अब कह रहे हैं ऑन द कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्ररी, अगर नहीं है तो, अगर उन्होंने कहा कि हाँ भाई अगर कोई हिस्सा बढ़ता है तो मॉर्गेजी ही ले जाएगा तो बात अलग है, अदरवाइज वो हिस्सा किसके पास जाएगा? वो हिस्सा मॉर्गेजर के पास जाएगा. तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 39 होता है. फिर ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट डिटर्मिनेबल. तो जो लीज होती है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो डिटरमाइन नहीं होती किसके द्वारा? बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयर बाय, ऑन डेथ ऑफ लेजर, बाय सरेंडर where such time is limited conditionally on the happening of some event by the happening of such event. तो इस केस का ऑप्शन देखो, on the death of the लेजर के अकॉर्डिंग वो जो है डिटरमाइन नहीं होती. बाकी जितने भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग होती है. एफ्लेक्स ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग भी होती है, सरेंडर करके भी होती है जब टाइम लिमिटेड होता है तो किसी इवेंट के ऊपर. तो जब वो इवेंट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है लीज जो है डिटरमाइन होती है, मतलब डिसाइड होती है, पूरी हो जाती है. डेथ वाली बात यहाँ पर नहीं है. A made a gift of property to B before acceptance by B. A dies. पढ़ा हुआ है ना ये हमने गिफ्ट के कंटेक्स्ट में पहले भी इस चीज़ को. A गिफ्ट देता है B को और B उसे एक्सेप्ट करता है, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है डोनर और डोनी का होना ज़रूरी है जब गिफ्ट बनाया जाता है. A owes money to B who transfers the debt to C. A, अब इसी समझो, इधर ये थोड़े प्रॉब्लम वाले होते हैं ना, तो इसमें दिमाग थोड़ा जाता है. तो जब आप एग्जाम आप सोल्व करने जाओगे ना, तो जो फटाफट से सेक्शन पूछ रहे हो तो पहले उस पर ही फोकस कीजिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होती है ना उसको थोड़ा
आराम से करना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने बैठते हैं ना, उस वक्त क्या होता है, अगर हम पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं, मैं अपनी पर्सनल राय बता रही हूँ, बाकी आपका दिमाग कैसे चलता होगा वो मैं नहीं पहचान सकती। तो हर एक का अपना अपना मतलब मेंटल कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बट एक जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं, यहाँ पर प्री में सॉल्व करने बैठते हैं, तो हम देखते हैं जहाँ पर सेक्शन हमें फटाफट पता है, जैसे हम यहाँ पर ये समझ में आया कि ए ने गिफ्ट को, हमें समझ में आ रहा है तुरंत गिफ्ट क्या होगी, वॉइड हो जाएगा। लेकिन बेसिकली जब टेक्निकल ज़्यादा ही डिटेल वाली चीज़ें होती है ना, वैसे आपको पता भी होएगा, तो जैसे ये वाली है, हमें कुछ बड़ा सा काफ़ी दिख रहा है, हो सकता है ईजी हो बट दिख रहा है काफ़ी बड़ा सा, तो उसको हम एक बार स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ताकि हमारा टाइम जो है वो इतना ख़राब ना हो। तो क्या कह रहे हैं कि ए के पास मनी है, किसकी, बी की। हु ट्रांसफर द डेट टू सी, जो कि सी को ट्रांसफर कर देता है। बी व्हेन डिमांड्स द डेट फ्रॉम ए, तो जो बी जो है ए को अपना उधार डिमांड करता है। हु नॉट हैविंग रिसीव नोटिस ऑफ द ट्रांसफर, जिसको कि बी व्हेन डिमांड्स द डेट फ्रॉम ए, हु नॉट हैविंग रिसीव नोटिस ऑफ द ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर का नोटिस नहीं पता कि भाई बी ने जो है डेट सी को ट्रांसफर कर दिया है। तो एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 131 ऑफ टीपी एक्ट पेज बी को पे कर देगा। तो पेमेंट क्या होगी, पेमेंट लीगल होगी, इलीगल होगी, इनफोर्सिबल होगी। उसने जो पेमेंट करा है वो एनफोर्सिबल है, मतलब वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि भाई देखो मैंने अपना उधार चुका दिया, अब सी को, भले सी को उसने डेट दिया था तो सी बी से जाके ले ले, ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, द एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल लीगली, जो इन्फोर्सिबल नहीं होगा लीगली उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं ना। फिर आ जाइए 44 क्वेश्चन पे, ए अग्रीज टू सेल ए हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10। एज कंसेंट टू द अग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन, बड़े उसको कोई कॉर्जन से नहीं लिया, उसको कोई मिसरिप्रेजेंट नहीं करके दिया, उसको किसी भी तरीके से जो है फुसला के नहीं दिया, डरा के नहीं, धमका के नहीं दिया, उसने फ्री कंसेंट, उसकी कोई साथ फ्रॉड नहीं किया। तो जो ये कह रहे हैं कि द अग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा या फिर वैलिड होगा। अब ध्यान से सुनना ये अग्रीमेंट क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉइडेबल हुआ, वॉइड हुआ, इलीगल हुआ, उसकी कंसेंट फ्री है, कोई उससे ज़बरदस्ती नहीं ली, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, भले ही वर्थ नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी। डी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है। ऑल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट नॉट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट, जितने भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब वॉइड होते हैं, लेकिन जो जितने भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या नहीं होते हैं। अब ये वाला ऑप्शन तो सिंपल सही है, वो इलीगल नहीं होते हैं, जरूर नहीं है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इलीगल हो। नेक्स्ट है, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी फोर्सली रिप्रेजेंट दैट 500 टन्स ऑफ इंडिगो इज मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय द फैक्ट्री। ए ना धोखा देता है बी को, ये झूठा झूठा दिखा करके 5000 टन जो है उसके यहाँ पर इंडिगो के नील के बनते हैं एनुअली उसकी फैक्ट्री में, ए की फैक्ट्री में, और इस तरह से धोखे में धोखा खा के बी जो होता है उसकी फैक्ट्री खरीद लेता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, धोखा खाया है उसने, अब ये देख लो, तो वो क्या हुआ, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, ए के अकॉर्डिंग थोड़ी, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, फ्रॉड से ली गई थी, वो ऑप्शनल उसके क्या होगी, वॉइडेबल होगी। ए प्रोमिसेस टू मेंटेन बी इज चाइल्ड, बी प्रोमिसेस टू पे ए ₹1000 ईयरली फॉर द पर्पज द कंसिडरेशन इज, वो कहता है मैं मेंटेन करूंगा, इतने रुपए में दे देना, कंसिडरेशन लॉफुल है। A agrees to sell to B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. उसने कहा मैं तेल बेचूंगा, अब ये बताया नहीं कौन सा तेल, तो ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ, ये वॉइडेबल है, लीगल है, इलीगल है, वॉइडेबल है, वॉइड है, इन्फोर्सिबल है, नॉन इन्फोर्सिबल है। कहता है मैं तेल बेचूंगा 100 टन, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरीके का ऑयल जो है वो इंटेंडेड है बेचने का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा। जहाँ पर ये नहीं पता कि क्लियर नहीं हो, स्पेसिफाई नहीं हो चीज़ें, तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। ए अग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ मनी, बी मैरिज सी मैरिज डी, द अग्रीमेंट इज, ए अग्री करता है कि मैं बी को कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर बी जो है सी से मैरी कर ले, सी मैरी जो कर देता है डी से कर देता है। अब बताओ क्या होगा, सी ने मैरी करी है, यहाँ पे देखो ए अग्री करता है क्या बी को कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर आप सी से शादी कर लो। अब सी ने शादी किससे कर ली, डी से, तो जो एग्रीमेंट कैसा हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ वॉइड। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट हो गया वॉइड। ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी विद इन 10 days एट ए प्राइस ऑफ ₹1000। ए डाइज बिफोर द डेज, द कॉन्ट्रैक्ट इज, कह रहा है कि मैं आपके लिए एक पिक्चर पेंट करूंगा 10 दिन के अंदर अंदर,
और इतने प्राइस पे, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उस स्पेसिफिक उस वही कर सकता था, कोई और तो नहीं, तो वो ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता, इन्फोर्सिबल तो नहीं हो सकता। A contracts to sign for B at a concert for ₹1000 which are paid in advance. A is too ill to sing. बहुत बीमार है, गाना नहीं गा सकता या गा सकती। अब A को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करने पड़ेगा B को 1000 रुपीज़ जो उसने एडवांस में लिए थे। रिफंड नहीं करेगा, B कंपेंसेशन रिसीव करेगा A से, या इनमें से कोई भी नहीं। वो बहुत बीमार है, तो A को जो है उसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लॉस तो नहीं कर सकता वो, लेकिन हाँ वो अपना जो पैसे लिए हैं वो वापस करे। ए ट्रेड्समैन लीव्स हिज गुड्स इज बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी यूजेस द गुड एज इज ओन। गलती से अपने जो है गुड्स बी के घर पे छोड़ाता है और बी उसे यूज़ कर लेता है जैसे उसके हैं, तो बी को पे नहीं करना, ए को, बी इज बाउंड टू पे, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर द अबव। बताओ फटाफट, तो यहाँ पर बाउंड है कि उसको पे करने ही पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, भाई यूज़ तो किया है ना। A, in consideration that B will employ C in collecting the rent of B's zamindari, promises B to be responsible to the amount of ₹5,000 for due collection and payment by C of those rents. This is A सोचता है कि B A in consideration, किस में, consideration के साथ में, क्या किस कंसिडरेशन के साथ में, इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी, ये सी को एम्प्लॉय करेगा इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बी जमींदारी, इसकी ज़मींदारी जो होगी ना वो ये कलेक्ट करेगा। ये सोच के बी को प्रॉमिस कर देता है कि बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ प्रोमिस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ ₹5,000 फॉर ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट्स। मतलब जो ये लेगा वो तो 5,000 रुपये की पेमेंट के लिए प्रॉमिस कर देता है। दिस इज नो गारंटी, सिंपल गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी एंड नन ऑफ दीज। तो ये गारंटी जो होगी वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग है कि जब तक वो कलेक्शन ड्यू कलेक्शन पेमेंट आएगा जो रेंट का उसके लिए है, तो ये है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है ना, इसको कर लेना। कौन सा सेक्शन है, 129। व्हेन डिड एमपी लैंड रेवेन्यू कोड केम इनटू फोर्स, तो लैंड रेवेन्यू कब आया था, 2 अक्टूबर 1959। इसको याद करना बहुत इजी है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड, एग्रीकल्चर में क्या नहीं आता, गार्डन प्रोडक्ट, बीजा प्लांटेशन, थैचिंग ग्रास या ग्रेजिंग ग्रास। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या नहीं आता, एग्रीकल्चर में बीजा प्लांटेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस अमंगस द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी डन। कौन जो है केसेस को डिवाइड करेगा, प्रेसिडेंट के बीच में और मेंबर्स के बीच में। कौन से मेंबर्स और कौन से प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट केस को जो है डिवाइड करते हैं। द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील बिफोर कलेक्टर अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर जो ऑर्डर पास करते हैं उनके अगेंस्ट जो ऑर्डर जाएगा, सॉरी जो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील जाएगी कलेक्टर के पास, वो कितने दिन के अंदर अंदर जानी चाहिए, 45 डेज के अंदर अंदर अपील चली जानी चाहिए। रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द तहसीलदार। तो जब तहसील, ये देखो ये तहसीलदार का ऑर्डर है, वो हमने कोई और पढ़ा था, ठीक है, ये तहसीलदार का ऑर्डर है। तो तहसीलदार के ऑर्डर के अगेंस्ट जब रिवीजन में जाना है तो वो किसके बिफोर, किसके सामने जाया जाएगा, तो वहाँ पर कलेक्टर के सामने जाया जाएगा। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट्स इन द लैंड अराइजेज अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड इन पर्सन शैल बी डिसाइडेड बाय। स्टेट गवर्नमेंट और एक पर्सन के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड करेगा, ये भी आप मुझे बताना, क्योंकि हम ये पहले कई बार कर चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट और अगर कोई पर्सन के बीच में होगा तो कौन डिसाइड करेगा। पटवारी सर्कल जो है वो फ्रेम कौन करता है, पटवारी सर्कल कौन फ्रेम करता है, कलेक्टर। ऑन डिस्प्यूट रिगार्डिंग एंट्री इन खसरा एनी पर्सन शैल अप्लाई टू द तहसीलदार फॉर इट्स करेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ सच एंट्री। अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उस केस में कितने दिन के अंदर अंदर जो है तहसीलदार को अप्लाई करना होता है। खसरा में जब भी कोई कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है तो कितने दिन के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर, जब एंट्री उसके 12 महीने के अंदर अंदर। देयर शैल बी वन क्लास ऑफ टेन्यूर होल्डर्स ऑफ लैंड टू बी नोन एज, एक मतलब एक पर्टिकुलर क्लास होगी टेन्यूर होल्डर की, जिसको हम क्या बोलेंगे, वन क्लास ऑफ टेन्यूर होल्डर्स ऑफ द लैंड टू बी नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट या भूस्वामी। बताना मुझे आप इसका उत्तर, एग्रीकल्चरिस्ट या भूस्वामी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर भूस्वामी शैल नॉट ट्रांसफर द लैंड विदाउट परमिशन इफ इज ऑफ।
तो भूस्वामी ट्रांसफ़र नहीं करेगा लैंड बिना परमिशन के अगर वो बैकवर्ड क्लास में है, स्केड्यूल क्लास में है, अबोरिजिनल ट्राइब में है या एक्स ज़मींदार में है। इसके लिए ऑप्शन आएगा अबोरिजिनल ट्राइब में अगर है तो वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। भूस्वामी हु कैनॉट लीज हर लैंड फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल ज़्यादा के लिए अपनी लैंड को नहीं जो है लीज पे दे सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरिड वुमेन, ठीक है, एक साल से ज़्यादा के लिए अपनी लैंड जो है लीज पे नहीं दे सकती। विलेज पैनल इज अपॉइंटेड बाय, तो विलेज पैनल कौन अपॉइंट करता है? कलेक्टर अपॉइंट करता है। देखो आगे ना, वजीबुल अर्ज तो हर हम जितने पेपर करें ना उसमें आया ही है। तो वजीबुल अर्ज क्या है, इसके अंदर क्या नहीं आएगा? राइट फॉर इरिगेशन, राइट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू वे, राइट टू फिशिंग। वजीबुल अर्ज में राइट टू ड्रिंकिंग वाटर नहीं आएगा। Agreed person may not apply for review of an order or judgment of a civil court on one of the following grounds। मतलब कि अगर कोई agreed person है, agreed मतलब व्यथित व्यक्ति, मतलब जो इत्तेफाक नहीं रखता, जो भी डिक्री या जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया है कोर्ट का, सिविल कोर्ट का, तो वो क्या करेगा? रिव्यू के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो इनमें से कौन सा केस ऐसा है जिन केसेस में वो अप्लाई नहीं कर सकता? ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड, जिसकी अपील तो थी लेकिन उसने अपील नहीं करी। ए डिक्री और ऑर्डर इज पास इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीड पर्सन, अगर कोई उसके एब्सेंट में अगर प्रेजेंट हो जाता है, मतलब अगर उसके एब्सेंट में अगर कोई डिक्री ऑर्डर पास किया जाता है तो वो जो है रिव्यू के लिए नहीं जा सकता। ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड, जिसके लिए कोई अपील अलाउड नहीं की गई उसके लिए नहीं जा सकता। ए डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, जहाँ पे एक स्मॉल कॉजेज की कोर्ट की बात हुई तो वहाँ नहीं सकता। अग्रीड पर्सन मे नॉट अप्लाई फॉर ए रिव्यू, तो इनमें से किस ग्राउंड पे वो रिव्यू के लिए जो है वो नहीं जाएगा? इसका उत्तर आपको मिलेगा सेक्शन 114 में। देखो सेक्शन 114 में और 115 में क्या है, इसके लिए ना रेफरेंस रिव्यू, ये आप ध्यान से कर लेना। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि रेफरेंस कौन से सेक्शन में है, रिव्यू कौन से सेक्शन में है, तो इसका करना आप रेफ रिव्यू। तो 113 रेफ रिव्यू रिवीजन, तीन चीज़ें हैं, रेफ रिव्यू और रिवीजन। तो 115 में जो आता है रिवीजन, तो तीनों सेक्शन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस किस में है, रिवीजन किस में है और रिव्यू किस में है। तो रेफ रिव्यू ऐसे आपको करना है, रेफ रिव्यू रिवीजन, पहले रेफ आएगा फिर रिव्यू आएगा फिर रिवीजन आएगा। मैं तो ऐसे ही याद किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रेफ रीव से यहाँ पर रिव्यू है और फिर दूसरा जो रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन 115 याद कर लेना, रेफ रिव्यू रिवीजन। तो ऐसे आपको याद है, रेफ री, ठीक है, फिर उसके बाद में रेव। मैं तो ऐसे ही याद किया था इसलिए मैं आपको ऐसे याद कर रही हूँ। 113, 114, 115 तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल बाय क्रिमिनल कोर्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट? तो कह रहे हैं ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल बाय क्रिमिनल कोर्ट, by destruction, by confiscation, delivery to any person claiming to be entitled to possession, by declaration of title of any property to the ownership property. Order for disposal of property at the conclusion of trial by criminal is not correct. इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? कि जब डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के क्रिमिनल कोर्ट के जब ट्रायल के कंक्लूजन पे ऑर्डर दिया जाता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का, तो उसमें से करेक्ट क्या नहीं है? डिस्ट्रक्शन के द्वारा नहीं दिया जा सकता डिस्पोजल, या फिर कॉन्फिस्केशन नहीं हो सकता, डिलीवरी टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन, बाय डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ एनी पर्सन टू द ओनरशिप प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सा जो है नहीं दिया जा सकता? बाय डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ एनी पर्सन टू द ओनरशिप प्रॉपर्टी के केस में करेक्ट नहीं है। जज हैज़ पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, व्हाट इज नॉट ट्रू? तो जज के पास पावर है कि वो क्वेश्चन पुट कर सकें या फिर ऑर्डर दे सकें कि जाओ डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। इनमें से कौन सा सही नहीं है? पार्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेड ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चन और ऑर्डर, पार्टीज जो है वो इस ऑर्डर का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती कि भाई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती या किसी ऑर्डर के लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। पार्टी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस अपॉन आंसर गिवन इन रिप्लाई ऑफ सच क्वेश्चन एज ए राइट। तो उसमें कह रहे हैं कि पार्टीज जो है वो एंटाइटल नहीं होंगी, शैल बी एंटाइटल एग्जामिन टू क्रॉस एग्जामिन, जो आंसर वो देंगी, जैसे जज ने कोई क्वेश्चन पूछा है या डॉक्यूमेंट के लिए, तो जो पार्टीज हैं मतलब जैसे अपोजिट पार्टी हैं तो वो क्या करेंगी? क्रॉस एग्जामिन के लिए उनके पास अधिकार है। पार्टी शैल बी एंटाइटल्ड क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, उनके पास अधिकार है। विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट पार्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्रॉस एग्जामिनेशन, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एंटाइटल नहीं होंगी अगर कोर्ट परमिशन नहीं देती तो।
जज शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट विच इज रिफ्यूजेबल अंडर सेक्शन 121 to 131। ये तो बिल्कुल ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना। फिर कह रहे हैं कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, सही ये नहीं है, पार्टी शैल नॉट बी एंटाइटल, ये तो कोर्ट की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता, तो शैल बी एंटाइटल वाली बात ये गलत है। सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट फॉर, ये कल ही करा है हमने क्वेश्चन, तो जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड होता है वहीं पर जो है सूट इंस्टीट्यूट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में, सेक्शन 16। कोर्ट में मेक ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट फ्रॉम एनी पार्टी सबमिटिंग फॉल्स क्लेम और डिफेंस, तो कितने के लिए कह सकती है पेमेंट के लिए, कंपेंसेटरी कॉस्ट के लिए जो कि फॉल्स क्लेम या डिफेंस बनाती हैं। तो इसके लिए आता है हमारे पास 5000 रुपीज़, 3000, 1000 या कोई भी लिमिट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका सही उत्तर बनता है अप टू 3000 जो है रुपीज़, और इसका सेक्शन है 35A। क्वेश्चन विच शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री ऑफ क्वेश्चन which shall be determined by the court executing decree obtained by fraud, whether any person is or is not the representative party, decree obtained by collusion in none of the above। इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन विच शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, तो जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही हैं वो कौन से क्वेश्चन को एग्जीक्यूट जो है कर सकती हैं, डिटरमाइन कर सकती हैं। डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड वाली बात वो कर सकती हैं, वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, इस बात को वो कर सकते हो कि वो तो उसमें लिखा ही होगा डिक्री में, तो वो इस चीज़ को कर सकती हैं। ठीक है, सेक्शन 47। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो कौन सी इसमें से जो है प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि यहाँ पर चलेगा, ये वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 60 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है ये कौन सी जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि किसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में किसको जो है अटैच नहीं किया जा सकता है, किसको सेल नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रॉमिसरी नोट, बुक्स ऑफ अकाउंट या बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट को अटैच और नहीं किया जा सकता, सेल नहीं किया जा सकता। कोर्ट में नॉट इशू ए कमीशन, तो कमीशन की बात हो रही है, कोर्ट कमीशन इशू नहीं करेगी टू एग्जामिन एनी पर्सन, हाँ, टू एग्जामिन अकाउंट्स, हाँ, टू परफॉर्म एनी मिनिस्टर, हाँ, टू अरेस्ट ए पर्सन के लिए कमीशन इशू नहीं होता। Which of the following is not correct regarding powers of appellate court? Have power to determine a case finally? appellate court के पास ये राइट होता है कि वो डिसीजन दे सकें, बिल्कुल। रिमांड करने का होता है, वापस भेजने का मतलब होता है। नोट है पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस, तो उनके पास कोई पावर नहीं होती एडिशनल एविडेंस लेने की, गलत है, एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं। हैज़ पावर टू फ्रेम इशू और रेफर देम फॉर ट्रायल, हाँ, चाहो दोबारा ट्रायल पे जाओ तो हो सकता है। द प्लेन शैल नॉट बी रिजेक्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन में प्लेन जो है वो रिजेक्ट नहीं होती। ऑर्डर 7, रूल 11, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता ही होनी चाहिए। वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन, जब ये डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करता है तो रिजेक्ट जो है वो ये नहीं होगी नहीं, हो जाएगी। जब डिस्क्लोज ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं पता चलेगा तो काहे बात की प्लेंट है। वेयर इट इज़ नॉट सबमिटेड बाय एन एडवोकेट, जब एक एडवोकेट सबमिट नहीं करेगा तो ये रिजेक्ट नहीं होगी। देखो क्या लिखा, प्लेंट शैल नॉट बी रिजेक्टेड, बाकी सारे केसेस में तो रिजेक्ट हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। वेयर इट इज नॉट सबमिटेड बाय एन एडवोकेट, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड इट इज नॉट करेक्टेड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय लॉ, अगर किसी बार होता है लॉ से तो फिर उसको क्यों एंटरटेन करेगी कोर्ट, तो यही है जब एडवोकेट नहीं सबमिट करेगा उस केस में नहीं, एडवोकेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्शन परचेजर शैल पे फुल ऑफ परचेज मनी, तो ऑक्शन परचेजर फुल जो कब करेगा, ऑक्शन परचेजर जो है वो परचेज मनी कब पे करेगा, 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 21 दिन या 30 दिन के अंदर, तो कब कितने दिनों के अंदर अंदर से अपनी जो है करनी पड़ेगी, विद इन 15 डेज। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, बट फिर भी देख लो, ऑर्डर 21, रूल 85, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा की जब हमने बात करी है, रेस जुडिकाटा, एक मिनट, हाँ ये रहा 79 क्वेश्चन हमारा था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन के लिए इसमें से कौन जो है वो एसेंशियल कंडीशन नहीं है। प्रीवियस सूट वॉज फाइनली हियर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, ये बात सही है। प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट इज नॉट एसेंशियल, तो ये एसेंशियल नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि वो पेंडिंग होना चाहिए, डिसाइड भी हो सकता है। पार्टीज इन प्रीवियस सब्सिक्वेंट मस्ट बी सेम, यस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी सेम, यस। तो ये वाली बात है कि कोर्ट में पेंडेंसी जरूरी नहीं है। प्रोसीडिंग इन ए सूट रिलेटिंग टू माइनर शैल नॉट बी स्टेड, तो जब माइनर से रिलेटेड बात होगी, ऑर्डर 32, तो उस केस में कह रहे हैं कि
प्रोसीडिंग इन ए सूट रिलेटिंग टू माइनर शैल नॉट बी स्टेड कि वो कब जो है स्टे नहीं होगी। तो ऑर्डर 32 का रूल 10 ये प्रोवाइड करता है कि ऑन द फ्रेंड ओवर ए माइनर फ्यूचर प्रोसीडिंग शैल बी स्टेड अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ ए नेक्स्ट फ्रेंड इन हिज प्लेस। ऑन रिटायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर स्टे नहीं होंगी तो स्टे हो जाएंगी। ऑन अटेन द मेजोरिटी बाय माइनर, जो माइनर ने मेजोरिटी जो है अचीव कर ली तो फिर स्टे हो जाएंगी, तब स्टे नहीं होंगी। ऑन रिमूवल ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड माइनर डेथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, हाँ इन केस में स्टे कर दी जाएंगी जब तक दूसरा जो है अपॉइंट नहीं हो जाता। टेम्परेरी इंजंक्शन में भी ग्रांटेड, तो टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 तो वो कब जो है ग्रांट किए जा सकते हैं? टू रेस्ट्रेंट एनी इलेक्शन, ना जी। टू रेस्ट्रेंट डिस्पोजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी, जी। टू रेस्ट्रेंट एनी इंटेंडेड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, जी नहीं। टू रेस्ट्रेंट द रिजल्ट ऑफ एनी एडवर्स एंट्री अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि टू रेस्ट्रेंट डिस्पोजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किए जा सकते हैं। इन हाउ मच टाइम रिस्पोंडेंट में फाइल क्रॉस एग्जेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ हियरिंग ऑफ अपील, तो कह रहे हैं कि कितने टाइम के अंदर अंदर रिस्पोंडेंट को क्रॉस ऑब्जेक्शन रिस्पोंडेंट में फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ हियरिंग ऑफ अपील, जब उसे नोटिस सर्व हुआ था तब से लेके और जब अपील की डेट है उसके बीच के अंदर अंदर वो कब तक जो है वो क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकता है। 45 दिन के अंदर, 1 महीने, 45 दिन या 21 दिन। इसका सही उत्तर है 45 दिन नहीं, 1 महीना। इसका उत्तर है 1 महीना, तो 1 महीने के अंदर अंदर कर सकता है। फिर व्हाट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 आईपीसी, तो आईपीसी के सेक्शन 22 के अंदर इसमें से मूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है? सोयल है, चेक है, ट्री नहीं है, फिश इन ए टैंक है, उठा के नहीं ले सकते, ट्री को मूवेबल नहीं काउंट किया। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस के केस में क्या सही नहीं है? नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सही बात है ये, है ना, कोई ऑफेंस नहीं होता ना अगर हम अपनी प्राइवेट डिफेंस में करते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ इन द केस ऑफ रॉबरी, रॉबरी के केस में भी आप डिफेंस कर सकते हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ इन डिफेमेशन केस, नहीं, डिफेमेशन के केस में कोई किसी की मृत्यु नहीं कर सकता। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस डू सो, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि जाओ उसका मर्डर कराओ, बी मना कर देता है, तो भाई बी ने तो क्राइम कर दिया अबेटमेंट का, ठीक है ना। अबेटमेंट के लिए बार बार सेक्शन 108। एक्स होल्ड्स जी डाउन एंड फ्रॉडलेंट टेक्स, ये भी हम पहले कर चुके हैं। जी को डाउन करता है और उससे जो है मनी ले लेता है उसके कपड़ों में से, तो जी की कंसेंट के बिना, तो ये क्या हुआ? एक्सटोर्शन हुआ, ठीक है, या रोबरी हुआ, इन दोनों में से एक बात हो रही है। एक्सटोर्शन या रोबरी ये हम पहले भी कर चुके हैं। आप देखो इसने क्या किया, पहले तो एक्सटोर्शन किया, उसको नीचे गिराया, फिर उसने जो है फ्रॉडलेंटली उसकी जेब से पैसा भी ले लिया, तो ये रोबरी हो गया, चोरी भी कर ली, तो दोनों चीज़ें होगी। जब हम बताए थेफ्ट में एक्सटोर्शन होता है तो वो रोबरी हो जाती है, हमारा सेक्शन 390, तो इसका सही उत्तर होगा वो रोबरी आएगा। विच इंग्रेडिएंट इज नॉट एसेंशियल फॉर राइटिंग, तो राइट अगर हो रहे हैं दंगे फसाद उस केस में कौन सा इंग्रेडिएंट ठीक नहीं है? अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, जी। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 141, ठीक है। एक्यूज जॉइंट और कंटिन्यूड इन सच अनलॉफुल असेंबली, एक्यूज भी होना चाहिए उसमें ज्वाइन। देयर मस्ट बी डेफिनेट डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस ऑन पब्लिक प्लेस, ये सही है, मतलब इनमें से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, बिना डिस्टर्बेंस के भी अगर कुछ हुआ है तो फिर भी वो मान लिया जाएगा। मिनिमम सेंटेंस फॉर 10 years इम्प्रिजनमेंट नेसेसरी इन विच 4 ऑफ दीज ऑफेंसेस, तो इनमें से कौन सा जो है कम से कम जिसके अंदर जो है मिनिमम जो है 10 years का पनिशमेंट जो है वो दिया गया है? तो इसमें देखो क्या ऑप्शन है, सेक्शन 326 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियर बाय डेंजरस वेपन, डेकोइटी 4909 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या 372 जी। इसमें से कह रहे हैं कि किसका जो है मिनिमम ऑफेंस जो है, मिनिमम सेंटेंस जो है वो 10 years इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ए विदाउट एन एक्सक्यूज फायर्स ए गन शूट इनटू ए क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स 2 of them, ये देखो ये भी ना इलस्ट्रेशन है हमारे, ठीक है, हमारे जो सेक्शन 302 है दफ़ा 302 उसके अंदर ये एक इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट पे चलिए, ए इज एक्यूज ऑफ रेप, व्हाट डिफेंस इज परमिसिबल टू हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, दे लव ईच अदर एंड वॉन्ट टू मैरी, ठीक है, ये एक्यूज दे सकता है वो। ही लॉस्ट हिज कंट्रोल अंडर सर्कमस्टांसिस, ही कंसेंट्स टू द एक्ट ऑफ शी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा।
What punishment may be awarded for the offence voluntary causing hurt to deter a public servant from his duty under section 332? तो कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसको करने नहीं दी जा रही, तो फिर कौन सा ऑफेंस होगा? कितने साल की सज़ा होगी? 5 साल तक की सज़ा और फाइन, या फिर दोनों? या 3 साल की बात हो रही है, या 7 साल की हो रही है, या 10 साल की हो रही है? तो इसका सही उत्तर है 3 साल की सज़ा, या फिर फाइन, या फिर दोनों। A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds there, very very important question, बहुत बार आता है, ठीक है। एक अटैम्प्ट करता है कुछ गहने चुराने के लिए, बॉक्स ओपन करता है और उसमें देखता है ज्वेल्स तो है ही नहीं, तो उसको माना जाता है कि उसने थेफ्ट करने का अटैम्प्ट किया, तो उसे अब क्या पनिशमेंट मिलेगा? तो हमें पता है जहाँ पर 511 एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर कौन सा एप्लीकेबल होता है? 511। तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा? 511 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट कितना होता है? 1/2 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और विद सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और फिर बोथ। जितना एक्चुअल में थेफ्ट के लिए पनिशमेंट है ना, उसका आधा, या तो इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। What ingredient is not necessary for the offence punishable under section 279 rash driving on public way? तो इसमें से क्या ingredient जो है वो ज़रूरी नहीं है? ड्राइविंग ऑफ ए व्हीकल ज़रूरी है, ऑन ए पब्लिक वे ज़रूरी है, सच ड्राइविंग मस्ट बी सो रैश और नेग्लिजेंट एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, तभी तो उसको मानेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। पर्सनस वर ऑन रोड, ये ज़रूरी नहीं है, भले लोग ना हो वहाँ पे तो भी वो ऑफेंस व्यक्ति ने किया। ए एंड बी एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, कि एक दूसरे के जो है साथ हम अम्यूजमेंट में, ये भी इलिस्ट्रेशन है बच्चों, ठीक है। तो वाइल प्लेइंग फेयरली, वो क्या करता है? ए जब आराम से खेल रहा होता है, मतलब क्या करता है? फेयरली खेल रहा होता है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा होता, बी को हर्ट कर देता है। अब ए इज लायबल फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, लायबल फॉर असॉल्ट, कमिटेड नो ऑफेंस, लायबल टू कंपेंसेट बी, क्योंकि दोनों ने अग्रीमेंट से किया, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उन्होंने ऑफेंस नहीं किया। वॉट ऑफेंस इज बेलेबल, कौन सा ऑफेंस इसमें से बेलेबल है? मैंशनड एज बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। भाई यही उत्तर सही है, आगे नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत देर हो गई ना, आज काफ़ी लंबा हो गया। वारंटी में बी इशूड इन ल्यू और इन एडिशन टू समन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इन राइटिंग इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट। देखो, वारंट में बी इशूड इन ल्यू और इन एडिशन टू समन, वारंट कब इशू किए जा सकते हैं? इन ल्यू यानी इन बिहाफ, या फिर समन के साथ साथ रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इन राइटिंग इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही नहीं है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कह रहे हैं कि भाई जब वारंट को इशू करें समन के साथ में या समन के बिहाफ पे, तो रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ये करने के लिए, हाँ या नहीं? हाँ, स्टेटमेंट ट्रू है। और मैंने वारंट, समन, इनकी क्लासेस बहुत डिटेल में बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जब टाइम लगे देख लेना, बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को केस लॉ के साथ समझाने की कोशिश की थी, तो अगर आपके पास टाइम हो तो देख लीजिएगा। हु में क्लेम फॉर मेंटेनेंस, बार बार आता है 125 का, गाय बगाए हमें मिल ही जाता है ये। वाइफ हु हैज़ हिज ओन सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम, हु मे क्लेम फॉर मेंटेनेंस, तो जो अपने पास इनकम है तो क्यों आएगी? इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड नहीं। स्टेपसन और डॉटर की बात कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर नहीं। फिर आओ, ए माइनर गर्ल लिव विद हर फादर एट इंदौर, शी बिकेम इंटीमेट विद द एक्यूज एंड रैन अवे विद द एक्यूज फ्रॉम इंदौर टू भोपाल इन ए टैक्सी। आफ्टर सम टाइम दे इवेंचुअली सेटल्ड इन मुंबई, एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग में बी ट्राइड। इंदौर में होगा, भोपाल में होगा, मुंबई में होगा, या किसी भी प्लेस में मैंशन हो, तो उसका सही उत्तर है किसी भी प्लेस में। क्योंकि जब भी किडनैपिंग या अबडक्शन की बात होती है, तो वो जो व्यक्ति है, वो जो भी उसके दौरान किडनैपिंग और अबडक्शन में जो जो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ रहा, ट्रैवलिंग के दौरान जहाँ से उठाया गया, जहाँ पर ले जाया गया, जहाँ जहाँ रहा, कहीं पर भी जो है ट्रायल किया जा सकता है। हु में रिकॉर्ड ए कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, पढ़ाया था ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ाया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हु में कंप्लेन फॉर बिगेमी अंडर सेक्शन 494, तो बिगेमी के लिए कौन कंप्लेन कर सकता है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ वाइफ, ये सब कर सकते हैं। तो हमारे 100 क्वेश्चन आज के हो गए। आशा करती हूँ आप सबने ध्यान से सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, फिर देख लेना, रिकॉर्डेड है, ठीक है, जब मन करे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स।